चित भी मेरी, पट भी मेरी, और रुपया तो अपना है ही। ये एक कहावत है। अमित शाह के शब्दों में जुमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी सियासत इसी जुमले के इर्द गिर्द चलती आई है। उनके हर दांव में विपक्ष इसी तरह फंसता रहा है कि विरोध करे तब नुकसान, समर्थन करे तो क्रेडिट मोदी जी को। लेकिन अब की बार चुनाव आयोग के एक दांव ने मोदी जी को फंसा दिया है। चुनाव आयोग के इस कदम को असल में प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक ही मानता है विपक्ष। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो बात कही, उसने मोदी जी को चित या पट हर तरह से मुश्किल में डाल दिया है। बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन जांच यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उससे किसे क्या हासिल हुआ, ये भी एक बड़ी पहेली सी नजर आती है। आज सुप्रीम कोर्ट से निकली इस पहेली पर भी बात होगी और पहेली के हर छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे फंसे हुए हैं, इस पर भी बात होगी। नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। और आज का सच ये है कि हार कर भी जीतने वाले को तो बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत कर भी हारने वाले को क्या कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट की जांच के मामले में कोई रोक तो नहीं लगाई, तो विपक्ष को लग सकता है कि जीत आयोग की हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज के तौर पर जनता और विपक्ष की मांग के आधार पर वोटर आईडी, राशन कार्ड और आधार कार्ड स्वीकार करने को भी कहा है, लेकिन आदेश कोई नहीं दिया, बल्कि दे दी एक तारीख 28 जुलाई। जबकि बिहार में चुनाव आयोग की जमीन पर प्रक्रिया 25 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। 10 जुलाई की सुनवाई में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं करना और अगली सुनवाई चुनाव आयोग की जमीनी प्रक्रिया के बाद रखना ही बड़ी पहेली है। इसमें पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जीत हार तलाश सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो पूरा समय लेकर ढंग से सुनवाई करेगा। यह और बात है कि बिहार में चुनाव के लिए बहुत कम वक्त बचा है और इतने कम वक्त में चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर के सवाल सुप्रीम कोर्ट भी उठा रहा है। लेकिन असल सवाल इस पहेली से आगे का है, क्योंकि सीधे तौर पर सत्ता बेशक इस केस में पार्टी नहीं है, लेकिन सारा खेल और उसके असर का केंद्र जो है वो मोदी सरकार ही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ हैं, तो हर नफे नुकसान में भी मोदी जी का भागीदार बनना तय है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी चुनाव आयोग उसका पालन करेगा या नहीं, आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी को कबूल करेगा या नहीं, अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मोदी सत्ता और उसके साए में चलने वाली संस्थाएं कितनी गंभीर रहती हैं, ये बात चुनाव आयोग ही बता चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव हारने वाले दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले कैंडिडेट चाहें तो 5% वोटिंग मशीनों की गिनती दोबारा करवा सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग नई मशीन से डमी वोटिंग करा करके दिखाता है। 2 लोग ये डिमांड करें तो भी कुल 5% यानी एक कैंडिडेट पर सिर्फ 2.5% डेटा भी आयोग डिलीट कर देता है। वो चुनाव आयोग बिहार में अब वोटर आईडी, राशन कार्ड और आधार कार्ड को मान्यता देकर लगता तो नहीं है कि वैसा करेगा, और शायद मान भी ले, लेकिन दोनों स्थितियों में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार यानी मौजूदा सत्ता को नुकसान होता ही नजर आ रहा है। पहली स्थिति में जिस बात के ज्यादा चांस हैं वो ये कि ज्ञानेश कुमार अपने चुनाव आयोग को उसी तरह हाकेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं, तो जनता का आक्रोश हर कोई देख चुका है। 9 जुलाई के भारत बंद में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने जो हुजूम था, उसमें सिर्फ गरीब और पिछड़ी जाति के ही लोग नहीं थे, उसमें सवर्ण और रंगबाज टाइप के लोग भी थे, क्योंकि 10वीं पास या बर्थ सर्टिफिकेट का संकट उनके सामने भी है। इस आक्रोश में इतनी ताकत है कि करीब 3.25 करोड़ वोट निकल जाने पर भी सत्ता की चूलें हिला सके, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी किसी पार्टी को 1 करोड़ वोट भी नहीं मिल पाए थे, जबकि बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर हैं और 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाला भी। यानी सत्ता से पहले से ही खफा बैठा 5 करोड़ वोटर जब चाहे तब सत्ता
पलट सकता है। चुनाव आयोग के इस कदम से जो जबरदस्त आक्रोश बिहार में है वो सुप्रीम कोर्ट की पहेली से ना ही थमा है ना ही कम हुआ है। यह आक्रोश तो दिल्ली की सत्ता से ही ज्यादा है। लेकिन जनता दल यू को साथी का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार अपने अच्छे कामों को लाख गिना ले, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के काम में उनकी जो मौन सहमति है उसे तो जनता देख रही है। वोट ना दे पाना यानी बिहार और बिहारी की आवाज को छीन लेना, ये संकट उन चिराग पासवान के सामने भी है जो बिहार और बिहारी फर्स्ट की बात कहते हैं, लेकिन करने के वक्त मोदी सत्ता के सामने वो भी मौन रहते हैं। मूल रूप से बिहार के राजनीतिक दल होने के कारण चुनाव आयोग के इस मनमानी शर्तों वाले कदम का उन्हें स्वाभाविक रूप से विरोध करना चाहिए था। चिराग और पीके जैसे नेता तो पलायन रोकने की बात करते हैं। क्या ये नेता इस तरह के वोटर्स को लुभा पाएंगे? अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जो तबका बिहार से बाहर जाता है, उनके बुनियादी हक से उनको बाहर करके बिहार का कोई भी दल उनके परिवार के सामने किस मुंह से वोट मांगने जाएगा? दूसरी जो स्थिति बनती है वो ये कि चुनाव आयोग उन सारे दस्तावेजों को मान ले जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस स्थिति में तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार शुरू से ही हालात को समझ रही है। इस स्थिति में वोटर लिस्ट में ज्यादा बदलाव शायद ना हो पाए। यानी विपक्ष के मुताबिक हार की जिन परिस्थितियों को भांप करके एक बड़े खेल के लिए मोदी सत्ता ने चुनाव आयोग के सहारे अपना ये दांव चला है, वो तो नाकाम ही समझिए। यानी ज्ञानेश कुमार के इस खेल में चित और पट दोनों सूरत में नरेंद्र मोदी के सामने मुश्किल ही मुश्किल है। साथ में नीतीश कुमार के लिए भी, उनके लिए भी मुश्किल है। नजर यही आ रहा है कि एसआईआर से पहले और बाद की दोनों स्थितियों में जनता का आक्रोश सत्ता को झेलना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के पास बचने का सिर्फ एक रास्ता था कि सहयोगी दलों के जरिए इस आक्रोश को बिखरा दिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग के कदम ने पूरे बिहार को एक धरातल पर खड़ा कर दिया और मोदी सत्ता से जुड़े हर दल के मौन ने जो चुप्पी है उसने सभी दलों को एक कतार में खड़ा कर दिया। बिहार बदलाव के जिस मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है उसमें इस नए जनाक्रोश ने नई हवा फूंक दी है, नई जान फूंक दी है। साथ ही सबसे बड़ा खतरा भी सामने ला दिया है, बिहार की आवाज को दबाने का खतरा। लोगों की नागरिकता पर सवाल ऐसा मुद्दा बन गया है जो उनके वजूद को ही नकार सकता है। जहां वो पैदा हुए, जहां वो पले बढ़े, जहां उनकी कई पीढ़ियों ने सांस ली, क्योंकि सब कुछ एक कागज पर आकर टिक गया है। वो कागज पास नहीं है, इसकी दर्जनों वजहें हो सकती हैं। तो क्या ऐसे लोग बिहार के बाशिंदे नहीं हैं? क्या वो भारत के सपूत नहीं हैं? सुरसा के मुंह की तरह ये ऐसा खतरा सामने खड़ा हो चुका है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की वजह से अगर कुछ समय के लिए पॉज भी लग जाए, लेकिन ये मुंह अब परमानेंट बंद नहीं होगा। इस बात की दहशत तो बिहार के लोगों के दिल में समा ही चुकी है। इस डर की प्रतिक्रिया क्या होगी? उसके निशाने पर कौन आएगा? क्या ये कभी नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इस बारे में कुछ सोचा है? बिहार के बाद बंगाल में चुनाव होना है, असम में चुनाव होना है। अगर बिहार की जनता के आक्रोश की फिक्र और सुप्रीम कोर्ट की बातों की शर्म को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग इन राज्यों में समय रहते ये काम शुरू करवा देता है, तो इसके पीछे की छिपी हुई मंशा को क्या आयोग छिपा सकता है? जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया कि नागरिकता की जांच तो गृह मंत्रालय का काम है, फिर आप क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हैं? आप क्यों इसके पीछे लगे हुए हैं जब आपका काम ही नहीं है? असल में इसका जवाब यह है कि गृह मंत्रालय यानी माननीय अमित शाह और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
किसी को भी घुसपैठिया बोल सकते हैं जो उन्हें सूट करे, लेकिन बोलना अलग बात है, साबित करना अलग बात है। साबित करना बहुत टेढ़े खीरे। इसीलिए झारखंड चुनाव में घुसपैठिए के मुद्दे पर जबरदस्त प्रचार करने के बाद भी मोदी जी को मुंह की खानी पड़ी। चुनाव आयोग के सहारे पर्दे के पीछे से ये खेल करने में बर्डन ऑफ प्रूफ व्यक्ति के ऊपर ही आता है, यानी किसको साबित करना है वो व्यक्ति के ऊपर आता है। और चुनावी हिंदुत्व या चुनावी राष्ट्रवाद के नाम पर किसी भी तरह का आरोप जड़ने वाले हर जिम्मेदारी से आजाद हो जाते हैं। लेकिन अब सत्ता का हर दांव पेच, हर पैंतरा विपक्षी दल भी समझ चुके हैं और खांटी भक्तों को छोड़कर आम जनता भी समझ चुकी है। इसलिए बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी देश के तमाम दूसरे हिस्सों तक ये पूरा खेल बारीकी से समझा जा रहा है। इन्हीं संकटों से जूझते प्रधानमंत्री मोदी को 75 साल की उम्र के बाद खुद से बनाए नियम से भी जूझना है, आरएसएस से भी जूझना है। अमित शाह को शायद पार्टी और सत्ता में अपना भविष्य अभी से दिखाई देने लगा है, इसलिए उन्होंने तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कराने की और वेद उपनिषद पढ़ने की अपने मन की बात सार्वजनिक भी कर दी। 2 महीने बाद 75 साल के हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो 2 महीने बाद जब वो 75 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? असल सवाल तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।